So hello guys and welcome to today's yet another episode of Talk Show. In this talk show, the guest today that we have with us is no less than a legend in his motorcycling journey that he has done. इनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ क्योंकि ये हमारे गुरुजी हैं और इनसे अनुभव लेके इनके अनुभव से प्रेरित होके हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे टूर्स करे हैं, ऐसी ऐसी जगहों की खोज करी है। खोज खैर इन्होंने करी है, हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है। तो मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन दे नहीं सकता क्योंकि मैं छोटा हूँ इनके सामने बहुत ज़्यादा। सर नरेंद्र गौतम जी हमारे मास्टर जी, जिन्होंने हमारे को लद्दाख की ऐसे ऐसे पासेस दिखाए, लद्दाख की ऐसी ऐसी सीनरीज दिखाई कि हमारे मन में खारिश मची, चुल मची कि नहीं है हमें जाना है, हमें लद्दाख देखना है और एक्सपीरियंस करना है, जो ये बहुत सालों से करते आए हैं। सर ओवर टू यू। थैंक यू निकुंज जी, ये तो बहुत तगड़ा मतलब इंट्रोडक्शन। नहीं सर, मैं छोटा हूँ, मैं बोल नहीं सकता कुछ, मगर आपने बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर रखा है और इन्फ्लुएंस कर रखा है जो नॉलेज आप शेयर करते हो उसके माध्यम से। नहीं, मेरा शौक है जो है ना घूमना और फिर उसको रिकॉर्ड करना, फोटोग्राफी करना और फिर दुनिया के साथ, लोगों के साथ उसको शेयर करना जो है मेरा शौक रहा है शुरू से ही। तो सब नेचुरल तरीके से सब होता रहा, तो उसी की वजह से तुम जान रहे हो, सब लोग मुझे जान रहे हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए नरेंद्र कुमार गौतम कौन है, क्या करता है, कहाँ जन्म हुआ, आज क्या डेट है, कैसी ट्रैवल जर्नीज रही और ये नशा कैसे चढ़ा सर को कि मेरे को घूमना है लद्दाख। मतलब काफी टाइम से जा रहे हो, आई थिंक आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी होगी इतने टाइम से जा रहे हो, तो ये नशा सर पे चढ़ा कैसे, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। ये तो नशा क्या, बचपन में गांव में रहते थे तो आउटडोर का ज़्यादा शौक था, फिशिंग वगैरह करना, जंगलों में घूमना, तो वहीं से मुझे लग रहा है ये जो है ना बीज गिर गया था घूमने फिरने का। तो फिर जब कॉलेज में हुए तो कॉलेज में एक एजुकेशनल ट्रिप गया, तो मैंने पहले हिमालयाज़ के दर्शन है ना वहाँ किए और फिर उसके बाद तो जर्नी स्टार्ट हो गई। मेरे को हिमालयाज़ मैंने देखा तो मैंने कहा बड़ी गजब चीज़ है, और वहाँ से मेरा जो है कोई 25-26 साल पहले 1997 से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ पहाड़ों की। 1997 से? हाँ, मेरा कॉलेज में जब बीएड में था, टीचिंग ट्रेनिंग जब मैं कर रहा था। आप टीचर हैं? मैं सरकारी स्कूल में, सरकारी प्राइमरी स्कूल, एमसीडी का जो प्राइमरी स्कूल है 5वीं तक का, तो उसमें मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मैं बड़ी क्लास को भी सकता हूँ, बीएड हूँ, 9वीं 10वीं तक पढ़ा सकता हूँ, पर प्राइमरी टीचिंग में इसलिए हूँ कि ताकि ट्रैवलिंग हो जाए। एक छोटा सा इसके अंदर सवाल ये है, टीचर एक प्रोफेशन बहुत ही सेफ प्रोफेशन माना जाता है और बाइकिंग अपने आप में एक रिस्की शौक है, दोनों एक्सट्रीम ऑपोजिट्स है, तो इनका बैलेंस कैसे बनाते हो? हाँ, वैसे जनरल परसेप्शन लोगों का सोचना यही है कि बाइकिंग जो है, मोटरसाइकिलिंग थोड़ा यंगस्टर्स का, लड़कों का शौक है, तो मेरे जैसे मैच्योर लोग कम ही होते हैं पर कम। और कोई सरकारी स्कूल का टीचर हो, प्राइवेट टीचर, तो लोग बाग थोड़ा उनको झटका भी लगता है कि बाइकिंग वगैरह का शौक कैसे पकड़ लिया, बीवी बच्चे वाले हो, आपको डर नहीं लगता। मम्मी से भी बहुत डांट पड़ी है, तो एडवेंचर का शुरू से ही शौक रहा है। नई नई जगह, रिमोट जगह, मेरे को रिमोट जगह देखना ज़्यादा पसंद है। अच्छा, नॉन टूरिस्ट प्लेस जहाँ जो है ना मोबाइल ख़त्म हो जाए, मार्केट ख़त्म हो जाए और जो है ना जहाँ से डर शुरू होता है। हाँ, तो उसको देखने का शौक है। तो इस वजह से जो है पहले स्कूटर से करता था, तो फिर वो 10 साल पुराना, 15 साल गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई तो उसको छोड़ना पड़ा। तो फिर मैंने कहा अगर अब जाना है तो फिर तगड़ी सी कोई, मतलब तगड़ी क्या, ऑफ रोडिंग टाइप कोई बाइक ले लेते हैं। तो फिर मैंने बाइक से एक्सप्लोर करना शुरू। अभी आप कौन सी बाइक चला रहे हैं? अभी मेरे पास 310 सीसी की BMW GS है, और वो मेरे सिंगल राइडर के लिए बहुत शानदार है, बहुत शानदार बाइक। और 10/10 उसको नंबर है। मेरे आज तक 5 साल में एक भी ब्रेकडाउन नहीं है। ठीक है। और हल्की बाइक है और 1000 किलोमीटर तक प्लेन में अच्छा भागती है। बहुत बढ़िया, बहुत। तो अभी मेरे पास BMW GS। तो इसके ऊपर हम लोग एक ओनरशिप रिव्यू बनाएंगे आपका बाद में। आज के पॉडकास्ट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बाइक को लेके कि बाइक की ओनरशिप एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कह रहे हो कि आप पहले स्कूटर पे जाते थे, तो स्कूटर में जाना अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता होगा। मोटरसाइकिल के अंदर स्पीड होती है, बिल्कुल, शॉकर्स बेटर होते हैं। बिल्कुल। तो अपने स्कूटर वाले एक्सपीरियंसेस के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। स्कूटर से 2-3 हज़ार किलोमीटर की जर्नी करना और लद्दाख की, स्पीति की,
तो उसके लिए तो अलग टाइप का ही जो है ना, उसके लिए तो जिगरा चाहिए सर। उसके लिए मतलब लोहे का चाहिए सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे बॉडी हो। लोहे की चाहिए, क्योंकि स्कूटर में शॉकर तो भूल ही जाओ, शौक नहीं है। वो छोटे टायर होते हैं। हाँ। तो कंफर्ट बहुत जीरो है, मतलब कंफर्ट जीरो है। पर कुछ थोड़ा हट के अलग करके दिखाना था। तो मेरे ख्याल से 99.9% लोग जो है बाइक से ही, बिल्कुल बाइक या मैक्सिमम गाड़ी। तो ये नहीं कहूँगा कि भाई स्कूटर था, स्कूटर बाइक में ले सकता था, तो उस टाइम भी मैं ले सकता था बाइक, पर थोड़ा मतलब अलग करके हटने की जो एक कीड़ा था, या जो करके दिखाना कि भाई, तो मैंने स्कूटर से ट्रैवल करना शुरू किया। टफ थी जर्नी, उसमें जो है ना 300-400 किलोमीटर पे थक जाते थे, और बाइक से तो नाप देते हैं 800-800 किलोमीटर। तो धीरे धीरे करके उससे जो है ना, मैंने स्कूटर से लद्दाख कई बार किया, पर स्कूटर से बहुत टफ है। और पर किसी तरह मैंने थोड़ा थोड़ा करके पूरा लद्दाख एक बार में नहीं, कभी थोड़ा एरिया कर लिया, नेक्स्ट ईयर कुछ और कर लिया, तो इस तरह करके धीरे धीरे। मगर यहाँ से लद्दाख तक जाना तो पड़ता है ये करने के लिए भी। हाँ, जाना। मेरा अगला सवाल उसी से रिलेटेड था। हम लोग यहाँ से लद्दाख जाते हैं, कुछ लोग ऐसे जुनूनी भी हैं जो एक बारी में जाने की कोशिश करते हैं कि भैया हमें रिकॉर्ड बनाना है। आप जानते भी हो ऐसे कई लोग। हाँ, बहुत लोग है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो श्रीनगर रुक जाते हैं, घूमते घामते फिर अगले दिन ले पहुंचते हैं, कारगिल रुकते हैं, अगले दिन पहुंचते हैं। 3 दिन एक एवरेज टाइम मानते हैं हम लद्दाख जाने का, जो कि नॉर्मल टूरिस्ट लेता है। आपको कितना टाइम लगता है जब आप स्कूटर पे जाते हो? स्कूटर से अगर लद्दाख की स्टार्टिंग अगर मानी जाए तो जो जिला पार करके लद्दाख स्टार्ट होता है कश्मीर के बाद जी, तो द्रास, तो कार वाले बाइक वाले जो है 3 दिन में तीसरे दिन वहां पहुंच जाते हैं कंफर्टेबली। हाँ, मेरे को 5 दिन लगते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। तो यहाँ से आई थिंक पहला स्टॉप आप अमृतसर अपना जलंधर। पहला मेरा ज्यादातर कश्मीर से अगर मैं जाऊँ तो मेरा पहला स्टॉप पठानकोट भी अपने आप में 500 किलोमीटर है, नेट 500, जो कि पूरा शरीर तोड़ देने वाला टाइम है, तोड़ देने वाला प्लेन रोड है। बट बावजूद उसके जो है जब 7 से गाड़ियां तेजी से निकलती हैं तो स्कूटर पे धीरे धीरे देखो स्कूटर के साथ बस से कई बार ऐसा हिल जाता है, ट्रक से बस से ही। तो स्कूटर के साथ हम सबका रिश्ता रहा है। जितने भी लड़के आप कह लो 1980 के बाद पैदा हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले स्कूटर ही घर में चलाया होगा। किसी न किसी पापा का, स्कूटर का एक एडवांस चाचा का, है ना, किसी न किसी का घर में स्कूटर होता ही था। मैंने खुद बजाज सुपर चलाया है। बजाज सुपर अपने टाइम में बहुत अच्छा स्कूटर होता था। मेरा स्कूल टाइम से पहले वही फेवरेट होता था। ज्यादातर हम लोगों की शुरुआत स्कूटर से ही हुई पुराने टाइम में। पुराने टाइम पे सब लोग। तो जब आप जाते हो हाईवे के ऊपर तो काफी जगह पे लोग आपको देख के हैरानी से कहते होंगे यार ये स्कूटर लेके कौन जा रहा है। हाँ, या कभी लोगों ने रोका होगा। हाँ, मेरे को जो है ना, अगर मैं जाता था स्कूटर के टाइम में तो स्कूटर भी थोड़ा इतना ज्यादा फैंसी नहीं था, बजाज का था, ब्रेवो, और उस पे पीछे जो है क्या बोलते हैं, पीछे मेरे काम चलाओ बैग टंगे होते थे, और मेरी जो कपड़े वगैरह होते थे वो ऐसे नहीं थे बाइकर्स के जैकेट वगैरह लगा रखी हो, फुल मतलब ऐसा कुछ नहीं होता था, तो नॉर्मल के ऐसा लगता था। तो कई बार ये लोग सोचते थे सामान वगैरह मेरा रखा रहता बैग, तो भाई आप क्या बेचते हो। तो मतलब उनको ये मतलब बिलीव नहीं होता होगा कि ये अपने मस्ती के लिए इमेजिन भी नहीं कर रहे होते थे कि ये बंदा दिल्ली से लद्दाख के लिए निकला हुआ है। स्कूटर से कौन जाता है? लद्दाख की खुद मेरे से कहते थे सब लोग बाइक से आते हैं, आप स्कूटर से क्यों आए हो? तो कोई मतलब सर चैलेंजेस तो लद्दाख के रास्ते में आप जिस टाइम जाते थे तो बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत होती थी। बहुत। आजकल तो सारे नाले बंद कर दिए, ऑलमोस्ट कवर हो गया है। उस टाइम आज से 10 साल क्या 6-7 साल पहले भी 6-7 साल बुरा हाल था। ऐसे में तो स्कूटर बह भी सकता है बिल्कुल, कई बार मगर वो जज्बा चाहिए, कई बार वो ग्रिप चाहिए, वो शौक चाहिए कि नहीं जिद चाहिए, मुझे करना ही करना है। पूरा डूब जाता था, छोटे टायर है, छोटे टायर, डूब जाता था पूरा, फंस जाता था, धक्के मारने पड़ते थे, छोड़ देना पड़ता था कई बार नदी नालों में। अच्छा, हाँ, तो ऐसा भी कुछ हुआ? एक बार प्लीज आप अपने ये वाला इंसिडेंट सुनाओ, ये बहुत डिफरेंट है। उस दिन तो मुझे लग रहा था कि मेरा स्कूटर गया नीचे खाई में। अरे वाह, ये किसे जरूर ये जम्मू कठुआ डिस्ट्रिक्ट में छतरगला पास है। बहुत खूबसूरत जगह छतरगला पास है। ये पठानकोट से रास्ता निकलता है, एक पठानकोट से चंबा चला जाता है, एक पठानकोट से बशोली करके जगह पड़ती है, बशोली, और फिर उसके बाद जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट का सरथल नाम की जगह आती है। सरथल वैली बहुत खूबसूरत है, पीर पंजाल रेंज में है। पीर पंजाल रेंज, हाँ। ये रेंज का नाम सुना हुआ है, वैली का नाम पहली बार सुन रहा हूँ। सरथल वैली, हाँ। आपने सुना है कि नहीं सुना है, कमेंट करके जरूर बताना, मैं अपनी बकेट लिस्ट में ऐड करूंगा। अगर किसी के पास 60 आवर्स है ना, या 72 आवर्स है, और बढ़िया थार टाइप गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, तो अगर किसी को लग रहा है ना कि वीकेंड में मुझे थोड़ा फन करना है और खूबसूरत जगह देखनी है, तो सरथल वैली निकल जाओ।
600-700 किलोमीटर ही है। हाँ मतलब पूरा का पूरा जो दिल्ली टू दिल्ली आना जाना होगा वो 1300-1400 किलोमीटर होगा। बहुत शानदार एडवाइस है। और वो आराम से बंदा 1 नाइट में जो है ना, 1 नाइट स्पेंड करके, और जो शौकीन है जिनको कम टाइम हो, सरथल वैली जाएगा। ठीक है, नोटेड है। अब मैं आपके एडवाइस पे सरथल वैली जरूर घूम के आऊंगा। हाँ बिल्कुल सर, सरथल वैली में ही फंसा था मेरा स्कूटर। अच्छा। तो मैं अकेला था बिल्कुल, सुबह सुबह मैं निकला तो सरथल वैली में। सरथल वैली में उस टाइम 2 वाटर क्रॉसिंग थी, तो उस टाइम वहाँ डेवलपमेंट कुछ था नहीं। तो सुबह सुबह मैं चला। सुबह तो पहाड़ों में लोग सो चुके होते हैं, उठते नहीं है, जल्दी नहीं उठते हैं। तो वहाँ मेरा स्कूटर फंस गया। ओहो। हाँ, अच्छा भाव था, फ्लो काफी तेज था। और वो लोग मदद करते हैं वैसे कहीं फंसो तो? हाँ, लोग मदद करते हैं, बहुत लोकल्स हेल्पिंग है। तो वो फंसा रहा मैं खींच रहा हूँ, वो निकले ना, तो मुझे दूर कहीं वो मुझे कोई बंदा देख रहा था। बकरवाल होते हैं ना, बकरवाल। जी। बकरवाल जो शेपर्ड्स होते हैं, चरवाहे यहाँ, तो वो मुझे देख रहा था दूर से। तो मैंने कहा आज तो स्कूटर गया, और अगर थोड़ी देर अगर रुका रहा तो ये फ्लो जो है इसको लेके नीचे चले जाएगा। ऐसे में आप बीमार भी तो हो सकते हो, पानी की ठंडक भी तो बहुत होती है। हाँ, पानी की ठंडक, उससे तो उसका तो मुझे, अगर देखो स्कूटर जा रहा होगा और मेरी जान पे बन रही होगी तो जान ही बचानी पड़ेगी। हाँ, तो इसको पैरों की थी, धूप निकली हुई थी। अच्छा। हाँ, तो उतना तो कंट्रोल कर लिया था। हाँ, पर ये बात ठीक है कि अगर गिर जाए ठंडे पानी में तो दिक्कत हो जाती है। एक बार आप भीग जाओ, हाँ, पूरे शरीर गीला हो जाए। हाँ, उसमें मेरे घुटने तक पैर जो है ना गीले हुए थे, तो बॉडी तो नहीं। तो फिर मैंने बुलाया और मैं स्कूटर को जो है मैंने होल्ड करके रखा, फ्लो में होल्ड करके रखा, और वो 2-4-5 मिनट उसको लगी बकरवाल को। तो वो थोड़े तगड़े भी होते हैं बंदे, तो उसने धक्का मार के, उसका शायद मेरे पास वीडियो भी है, छोटा सा काम चलाओ, छोटा सा क्लिप शेयर करना, हल्का सा होगा। मैंने ऐसी मोबाइल को रख दिया था और जूते में फंसा दिया था, और वो हाँ सब काम पुराने टाइम की है, 2019 की है। तो उसकी क्वालिटी पर हाँ लोग बात समझ जाएंगे क्या हुआ क्या था। हाँ, ये तो मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है। आज की डेट में कोई बाइक लेता है तो सबसे पहले तो फैंसी बाइक लेने का शौक है, ठीक है। दूसरा, लेते सर बाइक के ऊपर एसेसरीज थोपने का शौक है सब। तीसरा, अपने लिए राइडिंग गियर लेना है, फैंसी हेलमेट लेनी है, बढ़िया जैकेट जूते सब लेना है। इन सब चीजों के बावजूद आपने वो सब कर रखा है जो लोग सपने देखते हैं कि हम करेंगे। वो सामान लेके भी वो नहीं कर पाते जो बगैर सामान के आपने कर दिखाया है। और एक बार नहीं, आप मेरे ख्याल से 12-13 बार लद्दाख गए हो। 13 बार लद्दाख गए हो, और बाय रोड ही गए हो मोस्टली। 12 बार बाय रोड। एक बार एनिवर्सरी 20th एनिवर्सरी थी, 20वीं सालगिरह मेरी जी, तो वो बच्चों के साथ फ्लाइट से थी। चलो ये भी अच्छा, आपने बच्चों को भी जो है जन्नत दिखाई, एक रास्ता दिखाया। मैंने बेटी के साथ जो है ना वहाँ से बाइक किराए पे ली। अच्छा। और मैं बेटी को खारदुंगला भी ले गया था। बहुत शानदार। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी सोच नहीं है ऐसी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या राइडिंग गियर नहीं होगा तो क्या बाइकर नहीं होगी? बाइकर होने के लिए क्या सामान ज्यादा जरूरी है या जज्बा ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, जज्बा ज्यादा जरूरी है। पर राइडिंग गियर्स का मतलब ये है कि एक मिनिमम सेफ्टी के लिए होना चाहिए। और वो शो ऑफ के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए। वो जो ना रूल वायलेशन भी, हेलमेट तो जरूरी है। हाँ, और जो है शूज वगैरह थोड़े ठीक होने चाहिए। और बगैर राइडिंग गियर्स के, जो जिनको फैंसी महंगे वाले राइडिंग गियर्स कहते हैं, 10,000 के बूट्स, 20,000 की पैंट, और ये इनके बगैर भी डेफिनेटली मोटरसाइकिलिंग हो सकती है, राइडिंग हो सकती है। पर मैं रिकमेंड करूँगा, अगर एक बार के लिए 2 बार के लिए जाना है तो 20-30-40 हज़ार खर्चने की कोई नहीं है। और सोच लिया है कि मेरे को अगले 5-10 साल मेरे को रेगुलर राइडिंग करनी है, तो इन्वेस्ट करना जरूरी है फिर। यस, इन्वेस्ट, क्योंकि अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ अपनी ऑडियंस को कि सेफ राइडिंग करें, अपने लिए सेफ्टी गियर रखें, मगर सेफ्टी गियर्स के अंदर कंपटीशन करके मल्टीपल टाइम्स अपग्रेड ना करें, क्योंकि वो कोई सेंस नहीं बनती है। आपका शरीर एक ही है, एक ही जैकेट आपको बचा लेगी। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक जैकेट छोड़ के दूसरी जैकेट ले लोगे तो आप बच जाओगे। जैकेट नहीं बचाएगी, आपकी कॉमन सेंस बचाएगी। अगर कोई बढ़िया फैंसी बाइक, फैंसी गियर, फैंसी जो है ना ये 360, और इनसे अगर कोशिश कर रहा है कि मुझे फुटेज मिल जाएगी या पॉपुलैरिटी मिल जाएगी या मुझे लोग बाग रिकॉग्नाइज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, फैंसी कैमरा तो कंटेंट मैटर करेगा। अगर तुम्हारे पास नॉर्मल भी अगर राइडिंग गियर है और कंटेंट बहुत अच्छा है तो हिट होना ही होना है।
ये नहीं है कि टीम टाम लगा लिए, पंख लगा कंटेंट लिए। से आपकी बात से मेरे को एक चीज समझ में आ गई, हमारा कंटेंट रॉ और रियल है। हाँ, हम लोग भी एकदम एक्चुअल बाइकर वाली बात कर रहे हैं। हाँ। तो आई होप हमारे बाइकर भाइयों को अच्छी लगे। नहीं, ये राइडिंग गियर के बारे में निकुंज ने मुझसे जो पूछा, राइडिंग गियर पे जो है ना वो एक्सपेंस नहीं है, खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है। और राइडिंग गियर्स, बूट्स और जैकेट्स और पैंट्स और हेलमेट और ग्लव्स, ये अगर भगवान ना करे एक बार भी बंदा गिर जाता है पैसे वसूल है। तो आपके पैसे वसूल। ये बहुत अच्छा किया, सिंगल फॉल। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने 5 ऐसे इंपॉर्टेंट राइडिंग गियर्स लिस्ट डाउन कर दिए जो चाहिए ही चाहिए। और एक बार भी अगर बंदा गिर जाए, भगवान ना करे अनफॉर्चुनेटली गिर जाए, एक बारी में उसके 10 गुना पैसे वसूल है। 10 गुना नहीं, लाइफ से ऊपर तो कुछ है ही नहीं सर। हॉस्पिटलाइजेशन से बचोगे, हॉस्पिटलाइजेशन है, और स्ट्रेस क्या है, होगा, ट्रॉमा और है, लाइफ थ्रेटनिंग तो है ही। और बाइक्स जो है ना तेज भागते तो उनका जो है ना प्रोग्राम मोटा ही होता है, तो राइडिंग गियर्स मस्ट है। गियर के बाद अगला जो सवाल है मेरा वो है आपसे डर के। डर सबको डर लगता है मगर सब दिखाते नहीं है। हमारे गुरुजी को लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल डर लगता है। किस चीज का डर लगता है? अपना डर लगता है कि कुछ जिम्मेदारियां बची हुई हैं उनका डर लगता है, या ये लगता है यार कोई चोरी चकारी, छीना झपटी, मिसहैपनिंग, किस चीज का डर लगता है? देखो, राइडिंग, टू व्हीलर राइडिंग और टूरिंग जो है, टू व्हीलर टूरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्की एडवेंचर स्पोर्ट्स है। और कोई एक बार बंदा जा रहा है कि यार मैं तो सिर्फ एक बार जाऊंगा, तो उसके लिए हम वो तो रेंट पे भी मिल जाती है। हाँ, हर 5-6 महीने में, 3 महीने में हमें जाना है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो है मेरा आज तक का 15 साल का ऑब्जर्वेशन है कि सबसे ज्यादा खतरा हमें हाईवे पे है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि हाईवे पे दूसरे की गलती से जाती है जान। हाँ, हाईवे पे है। और सबसे ज्यादा मुझे डर लगता है जब बारिश हो रही होती है और अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होता है। तो ये 3 चीज तो डेडली है। तो इसमें अगर मुझे राइड करनी पड़ जाए, तो अगर फिर चश्मा भी लगाता हूँ मैं, तो मामला, तो डर तो लगता है। हाईवे से मुझे डर लगता है। हाईवे से डर लगता है। हाँ, इसलिए मैं हमेशा सेफ स्पीड पे रहता हूँ। कि 70 तक की स्पीड मेरी है। 70 की स्पीड में अगर कुछ हो जाए तो बंदा कर लेता है। ये आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज सामने ले आए हो, स्पीड। आजकल हर किसी को होता है स्पीड चेस करनी है, टॉप स्पीड पे लेके जाना है। तो ये स्पीड वाला जो मैटर है, ये मैच्योरिटी से आया है या आपकी नेचर में ही कंट्रोल और बैलेंस था, या आपने भी कभी ऐसे करा है कि यार मैं भी एकदम टॉप स्पीड पे खींचूंगा, मजा आता है? नहीं, टॉप स्पीड पे तो भगाई हुई है मैंने भी। 100, 125, 130, 125, 120 जब मैंने देख लिया कि 1-2 किलोमीटर तक बढ़िया रोड, अचानक रोड भी तो खराब। हाँ, तो जब देख के थोड़ी देर के लिए 10-20 सेकंड के, स्प्रिंटिंग है 10-20, ये नहीं है 50-50, 100 किलोमीटर कट मारते हुए जा रहे हैं, वो वाली तो कभी नहीं करी। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि यंगस्टर्स जो 25, 28, 30 साल के लोग हैं, लड़के हैं, उनका रिफ्लेक्स ज्यादा, मतलब वो रिएक्शन टाइम उनका तगड़ा होता है। तो हमारी थोड़ी मैच्योरिटी की वजह से थोड़ा है, तो उसकी वजह से स्लो डाउन तो बंदा टोन डाउन तो कहीं ना कहीं वही यंगस्टर्स के एक्सीडेंट केसेस भी हम लोगों से ज्यादा हैं। हाँ, पिछले 5 साल के अंदर हम लोगों ने जितने लोगों की डेथ एक्सीडेंट सुनी है, और उनकी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बाइक के साथ ऐसी रही है कि लोगों ने पहली बारी KTM ले ली और कंट्रोल नहीं हुई, पहली बारी सुपर बाइक ले ली, वो कंट्रोल नहीं हुई, हाई स्पीड पे चला रहे थे, स्लिप हो गई, खुद भी गए, किसी और की भी जान को खतरा बने, किसी के एक्सीडेंट हुए, शरीर में स्पीड किल्स। थ्रिल है, बट वो कंट्रोल्ड हो तो ज्यादा अच्छा है। देखो, थ्रोटल आपके कंट्रोल में है, पर रोड पे कंकड़ आ जाए, कुछ जानवर आ जाए, और भी तो लोग स्टूपिड बिहेवियर कर रहे हैं ना। हाँ, तो उनकी वजह अभी रिसेंटली में जैसे वो गुड़गांव में एक बाइकर चल रहा था, और वो स्कॉर्पियो वाले भाई साहब ने उसको थोड़ा बहुत जो है फीलिंग मैच नहीं हुई दोनों की, और दंगल कर लिया, हो गया केस वहाँ। तो कहीं ना कहीं ये है कि आप नहीं जानते कि आप कब किसको किस टाइम पे हर्ट कर दो, किसके सेंटिमेंट को। आपने एंजॉयमेंट के लिए बाइक चलानी है, एंजॉयमेंट के लिए चलाओ। कई जगह कई बार क्या होता है कि हम लोग जो राइडर्स हैं, जो टू व्हीलर लॉन्ग टूरिंग करते हैं, तो वो अच्छा फैंसी बन के जाते हैं, तो लोग अट्रैक्ट देखते हैं उनको, अरे जा रहे हैं, तो कई बार लोग गाड़ी साथ लगा लेते हैं लोग। हाँ, हाईवे पे वीडियो बनाते हैं, आए लोग करके बातें करते हैं, ये नहीं देखते पीछे से ट्रैफिक और भी चल रहा है, कहीं रुकेगा तब बात कर लें। तो ये है कि कार में लोग जा रहे होते हैं, तो वो बाइकर्स को देखते हैं, तो उनके मन में भी उठता है यार हम भी। अम्यूजमेंट तो होती है, चाहे आप 20 लाख की गाड़ी में जा रहे हो, अगर साथ से कोई बाइक लेके टूरिंग के लिए निकले हो ना, तो आपके मन में जेलसी तो आती है यार, जिंदगी तो ये जी रहा है। हाँ, तो इसमें के तो कई बार क्या है कि लोकल लड़के जो होते हैं वो साथ में आके ना कंपटीशन टाइप, तो वो
No doubts, उससे ऐसा भी होता है। बचना चाहिए ये। सर आप अकेले जाते हो बाइक पे, कभी मैम के साथ गए टूर पे बाइक पे, कोई प्रॉब्लम फेस करी किसी टाइप की? क्योंकि फैमिली के साथ लोग बाइकिंग को मिक्सअप नहीं करते हैं। हाँ। ज्यादातर लड़के लड़के आपस में जाते हैं, या जो लड़कियां राइड करती हैं वो साथ चली जाती हैं, एज अ कपल भी चला जाता है, ग्रुप में जाता है। फैमिली के साथ तो वाइफ के साथ मैंने बाइक राइड की है एक दो, पर वो इतनी लंबी नहीं, 2-3 दिन वाली। क्योंकि जनरली मैं भी अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ तो वो बाइक पे एक दिन की राइड होती है, कंफर्टेबल होती है, फिर उसको 1-2 दिन का गैप चाहिए होता है। पिलियन राइडिंग तो बहुत डिफिकल्ट है पिलियन के लिए। आप तो एंगेज रहते हो बाइक के साथ, पीछे वाला बोर हो जाता है, पीछे वाला अगर वो सो गया तो हम बेकार अनकंफर्टेबल होता है। तो पिलियन राइडिंग जो है, मैंने अभी तक जितना भी ऑब्जर्व किया, पिलियन राइडिंग अगर करनी है उसके लिए बुलेट सबसे अच्छी है। हाँ, बुलेट स्टेबल है, भारी है। आजकल की जो बाइक्स हैं ये ठीक नहीं है। बुलेट्स की गद्दी मोटी होती है थोड़ी ना। सर 97 से 25 ऑलमोस्ट 27 साल हो गए आपको चलते हुए। तो हमारी ऑडियंस के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एज भी इतनी नहीं होगी। सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है, क्या इन्फ्लुएंस रहता है सोशल मीडिया का? और आप खुद बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हो, आपका फेसबुक पे ग्रुप है कई सारे, आप काफ़ी ग्रुप्स चला रहे हो, तो क्या प्रभाव रहा है आपके ऊपर सोशल मीडिया का, क्या प्रभाव रहा है? और आपने जो कंट्रीब्यूट किया है सोशल मीडिया में, थोड़ा बताइए। किस नाम से ग्रुप है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं आपके सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा बताइए। ओके, सोशल मीडिया पे क्या करें, वैसे तो शुरू से बचपन से ही लिखने का भी शौक था, ट्रैवलॉग पढ़ने का और लिखने का शौक था। तो मेरा खुद का पर्सनल ब्लॉग भी है। तो नहीं था जब सोशल मीडिया, आज से कोई 13-14 साल पहले, जब ये इंस्टा वगैरह कुछ नहीं थे, तो तब भी मैं लिखता था वर्डप्रेस पे। हाँ, मेरा भी ब्लॉग है वर्डप्रेस पे। तो अब तो उनका टाइम गया, 2014 का ब्लॉग है। हाँ, तो हाँ उसी टाइम का लिखा है, तभी ट्रेंड आया था। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे ही चमका रहे हैं या लिख रहे हैं। हाँ। तो शौक था। तो आज से पहले इंस्टा और फेसबुक से पहले फोरम चलता था, ट्रैवल फोरम। बिल्कुल चलते। हाँ, उनमें मैं ट्रैवलॉग लिखता था। वंडरफुल। हाँ, तो शौक ये नहीं है कि अब सोशल मीडिया आ गया तो यहाँ ज्यादा मजा आने लगा। यहाँ इंस्टेंट लाइक्स आ रहे हैं, इंस्टेंट कमेंट्स आ रहे हैं, उसका मजा अलग है, पैसा भी आ रहा है, उसका एडिक्शन आ रहा है, और लोग बाग पैसा भी कमा रहे हैं। तो सोशल मीडिया का इफेक्ट तो देखो, नॉलेज, सोशल मीडिया तो एक तरह का चाकू है, उससे गला काटना है, सब्जी काटनी है, वो तुम्हारे हाथ में है। क्रिएटिव करना है या डिस्ट्रक्टिव करना है, ये एक बार रिपीट कर दो। बहुत ही इम्पैक्टफुल लाइन आपने बोली है कि सोशल मीडिया एक चाकू है। हाँ, तो वो किसके हाथ में है, उसका कैसे यूज करना है। वेरी ट्रू। तो उसे क्रिएटिव तरीके से या लोगों की भलाई के लिए यूज करना है या उनका नुकसान करने के लिए यूज करना है, तो दोनों उसके हैं। तो अब क्या है कि आजकल विजुअल्स का जमाना, रील्स का ज्यादा जमाना है। तो लोग आज पढ़ते नहीं है, कंटेंट को पढ़ते नहीं है, बोर हो जाते हैं। उनको देखना है, वीडियो इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो लोग बाग ट्रैवलिंग और टू व्हीलर टूरिंग, मेनली हमारा जो है पॉडकास्ट हो रहा है टू व्हीलर राइडिंग से हो रहा है, या चलो फिर ट्रैवलिंग वाले लोग भी देखेंगे। तो सोशल मीडिया पे लोग बाग है ना, उनकी कितनी बैंड बजी, उनके साथ क्या घटना घटी, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, ये लोग नहीं शेयर करते। ज्यादातर है ना वो बढ़िया स्टारडम दिखाते हैं, स्ट्रगल्स नहीं दिखाते हैं। हाँ, बहुत कम लोग हैं कि हाँ भाई मैं बाइकिंग कर रहा था और मेरी बैंड बच गई। तो कन्फेशन कोई नहीं करेगा, सबको हीरो बनना है। तो अगर जो भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो रील्स वगैरह जो अट्रैक्टिव रील जो बनी हुई है उनको देखो। और पर यह कि अगर जाओ एडवेंचर स्पोर्ट्स करो, लद्दाख, स्पीति या हाई एल्टीट्यूड या रिमोट जगह जाओ, तो पूरी नॉलेज लेके जाए। ये रीजन था मेरा ये क्वेश्चन करने का। क्या आज की डेट के अंदर लोग मोटरसाइकिल लेते हैं, इन्फ्लुएंस होके लेते हैं, उनके मन में यही होता है, अरे ये तो बहुत इजी है, क्योंकि सिर्फ एक पॉजिटिव साइड दिखाई जाती है। बाइक लेते हैं और उठ के चल पड़ते हैं लद्दाख, उसके बाद कितने लोगों के साथ अच्छे लगे हुए हैं, ऐसा लगता है ये तो मक्खन है, कुछ भी नहीं है। और वहां जाके उनके जो है टांगे कांपने लगती हैं। किसी की बाइक जो है फ्लाइट पे, ट्रेन पे वापस आ रही है, किसी की टेम्पू पे वापस आ रही है, कितने लोग परेशान हो जाते हैं। या फिर वो होके आ गए भगवान की दया से सक्सेसफुली, तो उसके बाद तो वो ऐसे बन जाएंगे, भैया हम ही धुरेंद्र है और तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल ये बात ठीक है। तो वो जो रील, जो पीछे बर्फ है, पहाड़ है, सुंदर तो बहुत लगते हैं, सुंदर बहुत बुलाते भी नहीं है बार-बार। उसके पीछे का स्ट्रगल और थकान, एक्सीडेंट्स, वो बारिश में फंसे, वो नहीं कोई दिखाता ही है। क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है सर एक बड़े ट्रिप पे जाने के लिए? क्योंकि बड़े ट्रिप पे जब आप जाते हैं तो पैसा भी बहुत लगता है, घर वालों से दूर भी रहना पड़ता है,
तो घर वालों को मनाना पड़ता है, कुछ रिश्वत देनी पड़ती है, ट्रिप से पहले कहीं लेके जाना पड़ता है, या वादा करना पड़ता है आके ले जाऊंगा? किस टाइप का आपका रहता है ऐसा? मतलब आपका इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आपसे ही काफी लोग इम्प्रेस होंगे। तो मेरे जनरली क्या कि मेरी तो जो है ना शादी जो है ना, मेरी शादी इसलिए हुई है कि बीवी जो है ना, बीवी को मैंने कहा था मैं ट्रैवलिंग कराऊंगा, मैं ट्रैवलर। तो हमारा शुरू से ही हमने जो है शुरू की जो है ना ट्रैवलिंग हमारी इकट्ठी थी। तो कॉमन प्यार है दोनों का, ट्रैवलिंग। तो बहुत बढ़िया। पर हाँ ये बात तो जरूर है, देखो बीवी और बच्चे जाने तो देंगे नहीं, फ्रीक्वेंट तो जाने नहीं देंगे जी। तो ट्रैवलिंग अगर जो है ना तुम्हारी एक्सेसिव हो रही है और तुम सोलो या अकेले घूम रहे हो, तो बैलेंस बना के लाइफ में चलना चाहिए, ये है। तो मेरे को भी बैलेंस बनाना पड़ता है। जैसे निकुंज ने कहा कि हाँ पहले थोड़ी रिश्वत देनी पड़ती है, एक ट्रिप अपना खुद का ट्रिप करने पहले करवाओ, फिर उसके बाद भी करवाओ। तो ये देखो ये तो बैलेंसिंग एक्ट है और ये आर्ट मुझे अच्छी तरह आता है। फैमिली सपोर्ट तो जरूरी है। हाँ फैमिली सपोर्ट है। तो ये है कि अगर किसी को ट्रैवलिंग करनी है कि भाई मैं जाऊँगा दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग करूँगा, तो अपनी रेगुलर लाइफ, डेली रेगुलर लाइफ, फैमिली लाइफ है ना, उसमें वो घर में अच्छा अवेलेबल रहे, लोग बच्चों को टाइम दे और घर में टाइम दे, तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत होगी नहीं अगर ऐसा है। ठीक है। बाइकिंग के साथ बहुत सारी नेगेटिव चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे रॉक म्यूजिक के साथ ड्रग्स जुड़े हुए हैं, वैसे ही बाइकिंग के साथ थोड़ा आवारापन जुड़ा हुआ है। थोड़ा आप ये कह सकते हैं लेदर जैकेट्स पहन के अपने आप को माचो दिखाने की एक जिद रहती है। जो स्पोर्ट्स बाइक पे होते हैं वो भी अपनी अलग टाइप का टेम्परामेंट लेके चलते हैं, एग्रेशन मैं कहूँगा। तो ये एक चीज़ जुड़ी हुई है। आप बहुत सुलझे हुए, बहुत शांत, बहुत ही सॉर्टेड टाइप के इंसान हो, तो आप कैसे रिलेट करते हो एक ऐसी पर्सनालिटी के पैशन के साथ जिसके साथ अपने आप में ही बहुत ही मैचोइज्म जुड़ा हुआ है? दूसरा सवाल ये कि बाइकिंग के अंदर आज की डेट के अंदर जितनी बाइकिंग नहीं होती उससे ज्यादा कंट्रोवर्सी चलती है। तो उससे कैसे बचते हो? उससे बचने का यही है कि एक तो मैं ज़्यादातर सोलो जाता हूँ, तो ग्रुप राइड मैं नहीं करता। मेरे खुद की ही राइड प्लान होती है, मेरे खुद के तो नक्शे वगैरह याद है, रूट्स इंफॉर्मेशन याद है। तो कंट्रोवर्सी से इसलिए बच जाता हूँ कि किसी को ज्वाइन नहीं करता। अगर किसी को मेरे साथ ज्वाइन करना है तो कर लो, तो मेरे साथ कोई ज्वाइन करा तो मैं तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ मैं पॉलिटिक्स में घुसूंगा। और रही बात के भी बाइकिंग के साथ, राइडिंग के साथ एक राउडी वाला जो एलिमेंट वो जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो ट्रैवलिंग, जो टू व्हीलर ट्रैवलिंग करते हैं, लोग टूरिंग करते हैं, वो बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं और वो प्रॉपर गियर के साथ चलते हैं और रूल फॉलो करते हैं, उनके पेपर पुल के पूरे मिलेंगे। हाँ ये कई बार ये लगता है कि जनरल पब्लिक जब हाईवे पे दिल्ली करनाल, दिल्ली अम्बाला, पठानकोट पे चल रही होती है, लोग बाग देख रहे होते हैं, तो ये हाईवे जो है ना, इस पे ग्रुप जब निकलते हैं तो वो जूम करते हुए निकलते हैं 80-100 के, तो लोगों को लगता है कि ये तो हवाबाज जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ स्पीड का एक कह सकते हैं कि अभी 80-100 पे भगा रहा है बंदा, ये है। पर जो टू व्हीलर ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है और वो सारे रूल फॉलो करते हैं। बस ऐसा नहीं है कि वो स्पीड से भगा रहे तो उनके ऊपर टप्पा लगा दिया जाए, ये कि भाई ये तो लड़ाई झगड़ा। मैं यहाँ पे इस चीज़ में कंट्रीब्यूट ये करना चाहूँगा, मैंने भी बहुत हाईवे क्रूजिंग करी है। मैं ये चीज़ समझता हूँ कि अगर हम तेज़ी से चला रहे होते हैं तो गाड़ी वाले कई बार गाली देते हैं अपने मन में कि कैसे इतनी तेज़ी से लेके मरेगा क्या। बट क्या आपको ये नहीं लगता कि उस रोड का टैक्स हमने भी दिया है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हमारी गाड़ी उस केपेबल है, हम तब चला रहे हैं? क्या हमारे में वो स्किल है कि हम उस स्पीड पे अपनी व्हीकल को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं? और हमारे पास इतनी स्कोप भी है कि उसके बावजूद अगर ओवरटेक कर रहा हो तो और तेज भी चला सकते हैं। तो हम भी तो भाई कुछ सोच समझ के चला रहे हैं, हमारा भी तो उतना ही हक है जितना गाड़ी वाले का हक है। हाँ तो ये परसेप्शन बना हुआ है लोगों का, जनरल पब्लिक का बना हुआ है। वो सिर्फ इसीलिए बना हुआ है कि स्पीड से चलाते कई बार तो वो लगता है लोगों को बहुत ज्यादा स्पीड से, पर वो हमें मालूम है वो कंट्रोल में होती है हमारे। बिल्कुल, जादूगर को ही पता है कि जादू कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये है। तो ये वाला तो हाँ, ये भी कोई राइडिंग कम्युनिटी की भी थोड़ी जिम्मेवारी है कि अगर कुछ ऐसा हमारी इमेज बन रही है तो उसको दूर करे, और अगर रास्ते में कोई कंट्रोवर्सी हो जाए या कुछ बहसबाजी हो जाए तो उसको सॉर्ट आउट करके करना ज्यादा हाथ जोड़ के, हाँ भाई चलो निकल। सॉर्ट आउट करना ज्यादा जरूरी, ना कि अपना वर्चस्व ज्यादा दिखाना कि भी हम प्रभावी हो रहे हैं तुम्हारे पे। नहीं, आई थिंक सॉर्ट आउट करना सबके लिए अच्छा रहता है, समय बचता है। सर आप कुछ सुझाव देना चाहते हो आजकल की बाइकिंग कम्युनिटीज को या नए बाइकर्स को
रिगार्डिंग ट्रैवल। और एक जो सवाल मैं इससे साथ और करना चाहूँगा कि जब आप जाते हो स्कूटर पे या बाइक पे, आप अपनी कैंपिंग करते हो? नहीं, कैंपिंग मैं नहीं करता। कैंपिंग नहीं करते? मुझे जो है राइड करने का, राइड अपने आप में जो है ना बहुत थकाने वाली अच्छा बैंड बजाने वाली वो है, धूल पानी, मतलब बच ही नहीं सकते इससे, थकान से। ये एक बैकपैकर लाइफस्टाइल, एक ये रन अवे गेट अवे वाला जो लाइफस्टाइल है, उसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया है पिछले कुछ सालों के अंदर। बाइक उठा ली, टेंट उठा लिया, चले गए नदी किनारे, जाके बैठ गए, वहां पे शराब पी ली, अगले दिन नॉनवेज बना के खा लिया और आ गए। हाँ, धार्मिक जगह भी आ जाती हैं कई बार। बिल्कुल। नदी के आसपास लोगों की भावना भी होती है, किसी की वर्शिप करने वाली नदी होती है, कोई ऐसे सोचता है हमारे गाँव को गंदा करके चले गए। तो कुछ ऐसा भी आपकी तरफ से आपने देखा है कभी, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है कि कहीं टेंट लगा के बैठ गए और नदी किनारे और अपना रेस्ट कर लिया, खा पी लिया और चले गए? नहीं, मैंने कभी भी अपनी राइडिंग में जो है कैंपिंग कभी नहीं करी, और ना मेरा शौक है। वैसे कैंपिंग की हुई है जी, आराम से बच्चों के साथ किसी लेक साइड में, तो प्रोफेशनल के साथ किराए लेके वो करी हुई है, 3-4 बार की हुई है। पर राइडिंग और कैंपिंग कभी नहीं करी, क्योंकि राइडिंग अपने आप में थका देने वाली चीज है, और राइडिंग के बाद मुझे प्रॉपर होटल का कमरा आरामदायक, ताकि अगले दिन साफ सुथरा रिचार्ज होके, हाँ, साफ सुथरा बेड और साफ सुथरा बाथरूम, और दोस्तों के साथ बैठ के एसी में बैठ के बात करके। तो मेरी है जनरल, लोग बहुत करते हैं कई बार कैंपिंग, कई बार लोग इसलिए भी करते हैं कि मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूँ तो मैं 1000-2000 रुपए डेली रूम बचा लूँ, खर्चा भी बचाने के लिए होता है। पर ठीक है, उनका अपनी अपनी फिलोसफी है, पर राइडिंग के बाद अगर कंफर्ट मिल जाए तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं है ये। आपको रास्तों का पता था कौन? क्योंकि आपने ऐसे ऐसे रास्ते निकाल के दिखाए हैं। अभी रिसेंटली भी जब आप गए थे तो फुकचे वाला, डुमकी वाला रास्ता दिखाया था। मैं भी उसी रास्ते से होके आया था और इंस्पायर्ड आपसे ही था। आपका ही जो आपने मैप पब्लिश किया था उसको देख के ही मेरे मन में आया था। मैंने कहा यार ये रास्ता नया है, मैंने देखा नहीं, क्योंकि उमलिंगला आज से कुछ 4-5 साल पहले जब ट्रेंड में आना शुरू हुआ था तो हमारे पृथुदा होके आए थे। हाँ, फर्स्ट में वही थे लोग, फर्स्ट वही थे। तो वो चीज एक सीक्रेट था, एक सस्पेंस था कि कहाँ है यार ये कैसे पहुंच गए। बट आपने कई सारे नए नए भेद खोले, इधर से जाओ, उधर से जाओ, इधर से वापस आओ, उधर से वापस आओ, इतने ऑप्शंस कहाँ से पता चला? देखो, माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता। बिल्कुल। हमने भी जो है ना, और लोगों के पढ़ के, बुक्स पढ़ के, मैप देख के, लोकल्स जो लोग हैं उनके देख के ही मैंने भी वहीं से सीखा है जी। तो सीखने के बाद लोग सीख तो लेते हैं, वापस नहीं देते। मेरा क्या है कि मैं गिव इट बैक वाला बंदा हूँ कि भाई, हालांकि बहुत लोगों को सारे रूट्स मालूम है, पर सोशल मीडिया पे कई बार किसी आदमी की रीच ज्यादा होती है तो वो ज्यादा फैल जाती है। सही बात। तो उसका एडवांटेज मुझे है, तो मैं जो है, मेरे को पता चल जाते हैं रूट्स, और रिमोट रूट्स मैं शेयर करता हूँ और इजी मैप्स बना के लोगों को देता हूँ, और ताकि जो ना कि मेरे को भी किसी ने बताया था तो मेरा फर्ज बनता है मैं भी और लोगों को। ये जो फुकचे वाला रोड है जिसकी अभी आपने रिसेंटली वीडियो भी डाली थी, वहाँ ऐसे लगता है इस्तांबुल में आ गए। हाँ। इंडिया लगता ही नहीं है। और जब हम उमलिंगला भी जाते हैं तभी भी ऐसे नहीं लगता कि हम इंडिया के अंदर है। जब वहाँ पे आप हिल टॉप पे खड़े होकर व्यूज देखते हो, कैंचियां तो दूर दूर दिखती है, मगर जो प्लाटूज दिखते हैं वो तिब्बत है। वो तिब्बत है पूरा, वो बेसिकली तिब्बत ही है। तो वो तो वहाँ से डेमचौक भी 25-27 किलोमीटर। वो तो बाई चांस एक हमारा एक जो है ना इंटरनेशनल बॉर्डर कह लो या LOC है या जो भी बोलते हैं, तो पर वो तिब्बत का ही पार्ट है। चांगथांग प्लेट्यू तिब्बत का ही पार्ट है। तो उधर की तरफ भी जो है ना ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही मिलता है। हाँ, इसी तरह का मिलता जुलता मिलेगा। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, आप पासेस को लेके लोगों के अंदर इतनी दीवानगी क्यों है कि पहले खारदुंगला था तो खारदुंगला पे हमने वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल पास में चले गए। पास होता क्या है, पास की अहमियत क्या है, और ये इतना लोगों के अंदर पास को लेके जुनून क्यों है? ये जुनून पास को लेके, हाईएस्ट मोटरेबल पास और वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास, ये तो पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो ये वाला ट्रेंड जो चालू हुआ था, हाईएस्ट दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, ये खारदुंगला जो लेह से 50 किलोमीटर उससे शुरू हुई थी। उसी से शुरू हुआ। बस उसके बाद फिर लोगों में लगने लगा रिकॉर्ड बनाने का जो है ना शौक, मैं यहाँ गया, उससे लोग चले, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, खारदुंगला से ऊंचे पास बनते गए। और जो है पास का मतलब, पास क्या, पास तो दर्रा बोलते हैं जिसको, दो माउंटेन्स को कनेक्ट करने वाला एक रोड का रास्ता। हाँ, पास जो है
पास जो है, जो भी एक माउंटेन्स की जो एक रेंज चली हुई है, जी जी जी, तो उसको पार करने का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, हाँ, वो उसको पास बोलते ये मैं आपसे बुलवाना चाहता था कि वो लोएस्ट पॉइंट है, क्योंकि लोग सोचते हैं वो टॉप पे पहुंच गए हैं। नहीं, माउंटेन के टॉप पे नहीं पहुंचे हैं, वो रास्ता जो कन्वीनियंस रही बीआरओ को बनाने में। पास ज्यादातर अगर दूर से देखेंगे ना तो पास सैडल की तरह होंगे, तो ऐसे होंगे जी, तो ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये वाला, इसको पास बोलते हैं। पर दुनिया आज तक सोच रही थी कि वो सबसे ऊपर जा रहा है। नहीं, पास जहाँ भी होगा ना, कभी भी देखना, पास जहाँ भी होगा उसके इधर और उधर ऊंचे पहाड़ मिलेंगे। तो हाई तो वो है, हाई तो उस पहाड़ी पे जगह पॉइंट हुआ है, पर यहाँ से हम पास हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो ये उस पहाड़ी पे लोएस्ट। अच्छा, एक चीज मैं और आपके माध्यम से ऑडियंस तक ये बताना चाहूंगा, पासेस हमेशा फिक्स नहीं रहते हैं। खारदुंगला तो फिक्स है, बारालाचला का पोजीशन चेंज हुआ है अभी रिसेंटली, लास्ट ईयर के मुकाबले। इस बार 2 लूप नीचे कर दिया गया उसको, क्योंकि हम लोग गए थे तो बारालाचला हमारे को डिस्टेंस में पता चल गया, और बाकी हमने चेक पोस्ट पे भी पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, पुराना वाला पास का रास्ता बंद कर दिया है, ये नया रास्ता खोला है, ये थोड़ा नीचे है। तो पासेस आर वेरिएबल, हाइट फिक्स रहती है, उसी हाइट पे दूसरी लोकेशन से भी रास्ता निकाल देते हैं, ऑल्टरनेट रूट होता है। तो पासेस को लेके इतना जुनून होना ठीक है, अपने अपने शौक है, मगर ऐसा नहीं है कि अगर आप पास नहीं करोगे तो आपको सुंदर जगह देखने को नहीं मिलेगी। पहाड़ अपने आप में बहुत सुंदर है। तो पास तो जो है ना, अब जैसे बीआरओ जो सड़क बनाने वाले हैं, अब उनको नई नई टेक्नोलॉजी से नए नए रोड बना रहे हैं, तो पास की लोकेशन भी बदल रही है, ये थोड़ी बहुत है। जो पहाड़ों में ब्लास्टिंग हो रही है, लद्दाख आप इतने सालों से जा रहे हो, 13-14 बार आप गए हो, आपने बहुत सारी चीजें चेंज होती हुई देखी है वहाँ पे, इतनी डेवलपमेंट आपने वहाँ देख ली होगी अब तक, कि पहले एकदम पिछड़ा हुआ एरिया था और आज की डेट के अंदर बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कनॉट प्लेस घूम रहे हो। अब तो लद्दाख और स्पीति और जो रिमोट एरियाज है, स्पीति आज भी थोड़ा बचा हुआ है, तो पर लद्दाख तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट टूरिस्ट से भर गया, रनवे बन गया, तो पुल बन गए हैं, रनवे बन गया है। पहले कभी पागल नल्ला जिसको बोलते थे, मैड स्ट्रीम, जिसमें गाड़ियां बह जाती थी, तो वो तो सब ब्लॉक हो गया। इधर स्पीति का मलंग नाला भी बंद हो गया। हाँ, तो अब तो बहुत इजी हो गया है। तो अब कोई भी जो है ना, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के पास 100 सीसी की भी बाइक है, बहुत जाते हैं सर 100 सीसी की बाइक पे। राजस्थान का मेरे को एक ग्रुप मिला था, सब स्प्लेंडर पे और 100 सीसी पे थे, और 5-6 लड़के थे, बढ़िया अपना उन्होंने पूरा किट ले रखी थी, बाइक हल्की थी मगर जज्बा भारी था। ये तो जा सकते हैं। अब रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। लास्ट की 2 क्वेश्चंस रहेंगे, एक कम्युनिटी मैसेज, दूसरा अपनी कम्युनिटी को आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो कि कितने मेंबर्स हैं, थोड़ा उसका आइडिया दे दो, ताकि अगर कोई किसी को जानकारी लेनी हो तो आपको कहाँ कनेक्ट करे, आपसे कहाँ पूछे। मैं वैसे तो लिंक्स डाल दूंगा। अगर देखो कम्युनिटी कहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, तो फेसबुक पे पहले ट्रैवल ग्रुप चलते थे, हिमालयन क्लब था, उसके शायद अभी 1 मिलियन मेंबर्स हैं, उसका मैं एडमिन रह चुका हूँ। करंट में मैं अभी हिमालयन ट्रैवल ग्रुप है, उसके 5-6 लाख मेंबर है, उसका मैं एडमिन हूँ। फाउंडर कोई और है, एडमिन मैं हूँ, वहाँ मैं असिस्ट करता हूँ, लोगों को हेल्प करता हूँ, आइटनरी बताना, रूट कंडीशन बताना, वेदर अपडेट्स वगैरह, ये अपना चल रहा है। और मेरी खुद की एक मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी मैंने बनाई हुई है, प्योरली नॉन कमर्शियल कम्युनिटी है, जिसमें सिर्फ नॉलेज और ब्लॉग्स और ट्रैवल स्टोरी शेयर होती है। मोटरसाइकिल टूरिंग इन इंडिया, MTI, मोटरसाइकिल टूरिंग इन इंडिया। हाँ, वो मेरा एक छोटा सा ग्रुप है, तो वो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी चाहेगा रीच आउट करेगा। वहाँ जो है अपना छोटा सा एक ग्रुप है, बढ़िया। वहाँ कोई शोशेबाजी वाली कोई जो है ना पोस्ट में अप्रूव नहीं करता, सिर्फ कम्युनिटी के लिए फायदे वाली पोस्ट अप्रूव होती है। कोई ये नहीं कि हेलमेट बेच रहा है, ये बेच रहा है, ये सेल हो रही है, इवन के जो है ना सेल्फ प्रमोशन वाली जो है ना सेल्फी वीडियो सिर्फ अपने आप, वो भी मत करो। तो ये थोड़ा अपना सोशल मीडिया, मैंने 2 वीडियोस भेजी हुई हैं और अभी तक पेंडिंग अप्रूवल है। वो आएंगी भी नहीं, मुझे पता चल गया क्यों। ऐसा कुछ नहीं है। अरे मजाक कर रहा हूं। तो ये छोटी सी जर्नी है। तो सर, आज की डेट में अगर किसी को मोटरसाइकिल एज अ पैशन परस्यू करने में हेल्प चाहिए हो तो रीच आउट करे आपको, आप हेल्प कर दोगे? बिल्कुल, रीच आउट करो। मैप बताना, रूट बताना, अरे सब समझा देंगे, सब करवा देंगे, जो भी पूछोगे सब मक्खन की तरह बता के,
और करवा देंगे। जज्बा तो भाई देखो सामने वाले का चलना है, हाँ। तो जज्बा तुम्हारा होगा और बाकी जो है जो भी हेल्प होगी बढ़िया तरीके से कर देंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और मोटरसाइकिलिंग एक अपने आप में एक थोड़ा रिस्की है, थकान होती है और जो है ना सारा कुछ अपना है, तो पैशन लेवल तगड़ा होना चाहिए। राइडिंग गियर सारे होने चाहिए, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो राइडिंग गियर बढ़िया होने चाहिए। किसी को उसका मांग के ले जाओ यार, अगर एक बारी के लिए जाना है तो। हाँ ये तो, और हवाबाजी ना करे, सेफ स्पीड पे चले। और आजकल रोड जो है पहाड़ों के बहुत अच्छे हो गए हैं, और रील देख के रील से इम्प्रेस होके ना जाएं और नॉलेज लेके पूछ के ही जाएं, तो कई बार जो है काम की चीजें कई लोग बता देते हैं। तो सर आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस से मेरी ऑडियंस को और आपके फैंस को बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, दिल्ली के दिग्गज हमारे सीनियर राइडर, अब इसको मजाक में मत लेना, सीनियर राइडर हैं, एक्चुअली में सीनियर राइडर है। तो इनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए आज की कन्वर्सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक में हम मिलेंगे किसी और ऐसे ही बाइकर के साथ जिन्होंने मोटरसाइकिलिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है, एक्सपीरियंस्ड हैं और आपको कुछ ना कुछ नई सुझाव देंगे। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। नरेंद्र सर का बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग जल्दी ही रोड के ऊपर बाइक के साथ मिलेंगे, और आपके लिए भी यही है, गियर अप, अपनी जिंदगी जियो और अपने पैशन को जरूर फॉलो करो। अगर आप अपने पैशन फॉलो करोगे ना तो लाइफ बहुत सुंदर लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, पैशन जरूर फॉलो करना चाहिए जिंदगी में। जिंदगी को जो है लाइफ को एक मीनिंगफुल रोड पे ले जाने के लिए एक हॉबी जरूरी है, एक हॉबी पैशन जरूरी है, जिसको जो है तुम मन से जाना, मन से परस्यू करो, मन से फॉलो। हम लोगों ने तो राइडिंग को अपना पैशन बना रखा है। आप कमेंट करके बताओ आपका पैशन किस चीज का है? राइडिंग, ट्रैवलिंग और लाइक माइंडेड लोगों से बात करना, इनसे मजा आता है जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रैवल स्टोरी बनती है तो मजा। ट्रैवलर्स तो स्टोरी वाले ऐसे ही होते हैं, हर राइड पे कोई ना कोई किस्सा होता है। तो थैंक यू निकुंज ये अपॉर्चुनिटी देने का, और होप जो है ना ये पॉडकास्ट लोगों को पसंद आए, शेयर करें। और निकुंज थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अरे सर थैंक यू क्यों बोल रहे हो, थैंक यू, आपका आपने टाइम दिया। थैंक्स अ लॉट ऑडियंस, आप लोगों का प्यार बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में द टॉक शो में।